इरादा आला नीचे। और इस वक्त खालिद सैफ़ी की वाइफ मेरे साथ मौजूद हैं, नरगिस सैफ़ी। नरगिस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी की फ़िलहाल क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? और जेल में जहाँ तक हम बात करें 2.5 साल से ऊपर का वक्फ़ा गुज़र गया, क्या कुछ हो रहा है फ़िलहाल? खालिद की तबीयत काफ़ी अर्से से ख़राब चल रही है। तो अभी जेल अथॉरिटी अभी उनको वहाँ जीटीबी हॉस्पिटल भी लेके गई थी चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट्स मांगी हैं। तो जब मेरा वीडियो आया था तबीयत ख़राब का खालिद का, उस वक्त से लेके ये इतना वक्त गुज़र गया है, अब जाके उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो मतलब हर चीज़ को डिले करना, हर चीज़ में मतलब परेशान करने वाली बात हो जाती है इन लोगों की। बाकी खालिद की तबीयत अभी कुछ बेहतर हुई है, पर डायबिटीज़ अभी पूरा का पूरा बढ़ा हुआ है उनका, वो कंट्रोल नहीं आ रहा। शायद गर्मी और टेंशन परिवार की, क्योंकि खालिद को एक लंबा अरसा हो गया है, 2.5 साल हो गए हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फ़िक्र है उनको। मेरे भी बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उसकी भी फ़िक्र है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को ज़हनी तौर पे बीमार कर देती हैं। किस तरीके के हालात का इस वक्त सामना आप लोग कर रहे हैं? जैसे आपने बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप मिस करती हैं। कानूनी नुक्ते नज़र से अगर मैं सवाल आपसे करूं, तो कहां तक पहुंचा है मामला और बेल की क्या उम्मीद आपको नज़र आ रही है? क्योंकि यूएपीए का मसला है और फिर तमाम चार्जेस फ्रेम करने की बात की जा रही थी, चार्जशीट पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी, जिस तरीके से खालिद के ऊपर चार्जेस लगाए हुए हैं, मेन उसके ऊपर यूएपीए है। तो जो अगर उसको यूएपीए की नज़र से देखें तो एक लंबा अरसा निकल चुका है इस सब चीज़ों को। तो उम्मीद है, हाई कोर्ट में केस है, तो उम्मीद तो है कि जल्दी बेल मिलेगी। पर इतना लंबा अरसा निकलने के बाद में बेल मिलना, ये अपने आप में ही जो हमने जो वक्त अभी उनके बिना गुजारा है, मैंने, मेरे बच्चों ने और खालिद ने, हम सब के बिना गुजारा है, बेगुनाह होते हुए वो एक लंबे अरसे से सज़ा काट रहे हैं। तो ये अपने आप में ही एक टॉर्चर है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। यूएपीए जो मैं मानती हूँ, यूएपीए एक इंसान पे नहीं लगाया जाता, यूएपीए पूरे परिवार पे लगाया जाता है। आपको एक समाज से काट दिया जाता है, आपको अलग कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि आपके ऊपर एक एंटी टेरर एक्ट लगाया गया है, आपको टेररिस्ट बता दिया जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ा खेल मीडिया का होता है। जिस तरीके से खालिद का मीडिया ट्रायल हुआ था, उनको टेररिस्ट बताया गया, आतंकवादी बताया गया, देशद्रोही बताया गया। तो जिस इंसान के अभी आपने ये देखा होगा, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि आप देशभक्त तभी माने जाएंगे जब आप झंडा लगाएंगे, अपने घरों के ऊपर झंडा लगाइए। तो पिछले 75 सालों में जिन जगहों पर झंडे नहीं लगाए जाते थे, उन जगहों पर प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद झंडे लगाए गए। पर हमारे घरों में शायद मैंने हमेशा से, जब से मैं छोटी थी या जब से होश संभाला है, तब से झंडे लगाए जाते हैं। तो जिस इंसान के उस तरीके के फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो इंसान सड़कों पे निकल के ईद भी मना रहा है, दिवाली भी मना रहा है, 15 अगस्त को ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं, उसके घर में उसके बच्चे 15 अगस्त के दिन एक ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं आज़ादी को। तो उस इंसान को आप देशद्रोही बता के एक यूएपीए जैसा एक्ट लगा दिया जाता है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये अपने आप में ही एक सवाल है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनको हक बोलने के लिए, अपनों का साथ देने के लिए और सरकार की गलत नीतियों को ना मानने के लिए, आप उनको उनकी आवाज़ दबाने के लिए आप उनके ऊपर इस तरीके का एक्ट लगा के आप उनको सालों के लिए जेल में रख दीजिए और फिर आप लड़ते रहिए केस, महीने, 2 महीने, साल, 2.5 साल। खालिद को 2.5 साल हो गया, सबके लिए कहने के लिए सिर्फ 2.5 साल हैं, हमारे लिए वो 2.5 साल एक दिन 2.5 साल के बराबर है। मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई हो इस सब चीज़ों की वजह से। मैं कभी भी किसी भी तरीके से कभी किसी के सामने नहीं आई, कभी कोई बातें नहीं करी, घर के बाहर निकल के नहीं देखा। जहाँ जाना था खालिद के साथ जाना था, जो भी चीज़ें थी सब खालिद के साथ थी। पर अभी
जब एकदम से मेरे सर के ऊपर सब कुछ आके पड़ा कि मुझे खुद को भी देखना है, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, परिवार को देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है, इतने सारी चीज़ें हम खालिद की रिहाई के लिए पूरा प्रक्रिया उस पर भी या उनके लिए, खालिद के लिए कभी कोर्ट, कभी जेल, कभी जहाँ मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ कहीं तक जा सकती है या कुछ लोग हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, तो उस प्रक्रिया में भी मुझे जहाँ जाना पड़ता है मैं उनके लिए पूरी दिल्ली में इधर से उधर जाती हूँ। लेकिन नरगिस, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत हुई थी या क्या वजह थी जो आपने इतनी भावुक होकर कि अपना दर्द बयां किया वीडियो में, तमाम लोगों ने सुना और देखा। आपने खालिद की तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की थी, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी? खालिद को पिछले 12-13 साल से डायबिटीज़ है और उनका डायबिटीज़ कभी इतना नहीं बढ़ता। जब खालिद को फर्स्ट टाइम शुगर का पता चला था कि उनको डायबिटीज़ हुआ है, सब 350-400 के आसपास शुगर थी। तो उस टाइम पे जब वो डॉक्टर के पास गए थे तो उस टाइम पे वो हेल्दी थे, अच्छे सेहत या तंदुरुस्त थे। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम्हारी 400 शुगर है तो तुम मतलब खुद से कैसे चल के आ गए। तो इतने बड़ी बात थी उस टाइम पे। पर अब जिस टाइम पे खालिद की हालत इस तरीके की हो गई है कि उन्होंने एक इतना बड़ा टॉर्चर अपने ऊपर सहा है और उसके बाद उनको ना वहाँ पे खाने का कुछ ढंग से मिला, ना ट्रीटमेंट कुछ मिला। उस टाइम पे जब ये टॉर्चर हुआ था तो वो एक अंदर वीकनेस आ जाती है इंसान के, और 2.5 साल से आप इस तरीके से ना कोई खाने की चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। तो अभी खालिद का डायबिटीज़ 350 के करीब पहुँच गया था जब मुझे कॉल आया था। खालिद ने मुझे बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, वॉमिट हो रही है, खाना जो सबके लिए आ रहा है वही खाना है और लूज़ मोशन लगे हुए हैं, ठंड से बुखार चढ़ रहा है, ठंड से कपकपी, इतनी गर्मी में कपकपी होके बुखार चढ़ रहा था। तो 4 दिन से जो उनके साथ लड़का उनको पकड़ के खड़ा हुआ था वो बोलता है कि भाभी 4 दिन से भाई ने खाना नहीं खाया है, 4 दिन से। और अगले दिन था सैटरडे, जिस दिन मैंने बात करी थी उस दिन फ्राइडे शाम की बात थी, फिर अगले दिन सैटरडे, फिर संडे, 2 दिन बाद में थे। तो मुझे मतलब उनकी आवाज़ सुन के ना और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं किससे बोलती, कहाँ जाती। कोर्ट प्रक्रिया में भी जैसे सैटरडे संडे 2 दिन निकल जाते और जैसा कि हुआ भी काफ़ी लंबा अरसा हो जाता है इन सब चीज़ों में, प्रक्रिया में। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वो वीडियो जो थी जेल अथॉरिटी के लिए बनाई थी कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को कुछ खाने के लिए और प्लीज़ उनको दवाई प्रोवाइड करवा दो। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है और अगर हॉस्पिटल में जो वहाँ पे उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी या जो भी बनाया हुआ है, अगर वहाँ पर किसी को एडमिट करते भी हैं तो वहाँ पे केयर करने के लिए कोई नहीं है, अकेला इंसान पड़ा है तो पड़ा है। तो इस तरीके के हालात में तो इंसान वो सब देखकर एकदम टूट गई आप और आप मजबूरन फिर आपको कैमरे का सहारा लेना पड़ा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मुझे जो सही लगा, मुझे लगा कि शायद मेरी ये वीडियो जेल अथॉरिटी तक पहुंच जाएगी, शायद वो लोग कुछ समझेंगे, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ खालिद हैं। तो हुआ ऐसा हुआ कि वीडियो पहुंची, जजेस वगैरह तक गई, देखा गया कुछ? जजेस वगैरह का मुझे जेल अथॉरिटी तक वो वीडियो भी पहुंचा और लोगों ने कॉल्स वगैरह भी करे उनके पास। तो इफ़ेक्ट हुआ उस चीज़ का। तो उन्हें रात में ही उनको अगले दिन मुझे बताया था खालिद ने कि रात में ही उनको कुछ फ्रूट्स खाने के लिए और दवाइयाँ दी गई, उनको पूछा गया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, कितना मुश्किल होता है जिस वक्त आप मिलाई पर जाते हैं या जो तमाम सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जाते हैं, तो उस पर भी आपने एक बार अपना लेख लिखा था, मैंने पढ़ा था, जिसमें आपने ये कहा कि जो महिला सुरक्षाकर्मी हैं वो बहुत बुरा सलूक उन्होंने किया और बहुत तरह से आपके साथ में क्या कुछ उसमें भी फेस किया था? देखिए, जिस तरीके से मैं जाती हूँ, मैं बुर्का पहन के ही जाती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ। तो मैंने देखा था वहाँ पे जो मेरे आगे महिला थी उनको बस एक सिंपल नॉर्मल एक ऐसे हाथों से चेक करा और उनको अंदर भेज दिया। मुझे बोलते हैं कि आप बुर्का उतारिए, बाल खोलिए, स्कार्फ उतारिए, पूरा इस तरीके से। वो उनका एक बिहेवियर होता है ना, बुर्का और मुसलमान, वो देख कर ही उसको अजीब सा हो जाता है। ये महिला सुरक्षाकर्मी कर रही थी? जी जी जी। तो वो मतलब एक अलग ही जो मैंने फील करा, मुझे नहीं पता वो सबके साथ ऐसा करते हैं कि नहीं। और आपने कहा कि जिस तरह से वो बॉडी टच करके, हाँ, वो एक अजीब तरीके से वो दबाती हैं वो चेक करने के लिए। तो मैंने उनसे ही सवाल भी करा था, मैंने कहा जो तुम्हारे पास में मतलब हमारे यहाँ देश में काफ़ी एडवांस हो गया है, मेटल डिटेक्टर है, वो लगाइए। तो इस तरीके से तो हंसने लग गई, मतलब मुस्कुराई वो अजीब तरीके से।
तो और मतलब ये सारी तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ रहा है। 2.5-3 घंटे की तकलीफ़ होती है और मिलने के लिए वक्त निकलता है सिर्फ 10 से 15 मिनट। वो भी आपको 10 से 15 मिनट बात करने के लिए आपको बाहर बैठना पड़ता है आधा घंटा, 1-1 घंटा, क्योंकि आगे और भी लाइंस में लोग होते हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। और सबसे मुश्किल और सबसे बुरा तब लगता है जब आपको ये पता है कि आप बेगुनाह हैं, फिर भी आपको इस हालत में लाके खड़ा कर दिया जाता है कि शायद जो लाइन लगी हुई है इनमें कितने गुनाहगार हैं, हमें उन लोगों की लाइन में लगना पड़ता है, हमें वो सब झेलना पड़ता है। जो चीज़ें हमने कभी नहीं झेली थी वो झेलनी पड़ती हैं, जो चीज़ें हमने कभी महसूस नहीं करी थी वो महसूस करनी पड़ती हैं। आपको सामने वो पुलिस वाले जो बैठा होगा ना, या जो चेकिंग कर रही है महिला, वो आपको वो नहीं समझेगी कि आप इस देश के नागरिक हो, वो आपको गुनाहगार के रूप में देख रही है। वो आपको देख रही है कि आप किसी टेररिस्ट की या किसी जो गुंडा मवाली जो भी उन्होंने अंदर बंद कर रखे आप उसकी बीवी या बहन या बेटी के रूप में देखते हैं। तो उनकी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से होती है। आप कितना भी तमीज़ से बात कर लो उनसे, पिंच करता होगा जी, आप कितना भी उनसे इज्जत से बात कर लो, तमीज़ से बात कर लो, पर वो उसी तरीके से बिहेव करें। पर हाँ, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि आप बिना बुरखे के जाएंगे तो आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, बट आप बुरखे में जाएंगे तो आपको बुरखा भी उतारना पड़ेगा, आपको नकाब भी उतारना पड़ेगा, आपको बाल भी खोलना पड़ेगा। तो इतने सारी चीज़ों का सब झेलना पड़ता है। क्या उम्मीद अब आखिर में आपको नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब ये ट्रायल चल रहे हैं, आगे तक बात जा रही है, बार बार कोर्ट में डेट लगती है और तमाम चीज़ होती है, अब क्या उम्मीद आपको लग रही है नरगिस? देखिए, उम्मीद तो सिर्फ मुझे मेरे अल्लाह से है, बाकी जो भी कोर्ट में सब चल रहा है इंशाल्लाह अल्लाह इस तरीके का असबाब बनाएगा कि हमें बेल मिलेगी इंशाल्लाह, और बाइज़्ज़त भरी होके भी निकलेंगे। बस मुझे अल्लाह से ये दुआ है, और सब चीज़ों से जो भी लोग हमारे लिए साथ दे रहे हैं, हमारे लिए खड़े हुए हैं, उन सब से ये उम्मीद है कि कहीं इतना वक्त ना निकल जाए कि हमें इस वक्त का हर्जाना किस तरीके से भरना पड़ेगा। मेरे को बच्चों के जहन में से ये सब चीज़ें किस तरीके से निकलेंगी, क्योंकि एक लंबा बहुत वक्त हो गया है, 2.5 साल कम वक्त नहीं होता किसी भी बच्चों के लिए। मेरे बच्चे छोटे छोटे से बड़े हो गए। मेरी बेटी अब अगले महीने 9 साल की हो जाएगी। जब उसके अब्बू अरेस्ट हुए थे वो 6 साल की थी। 3 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है किसी बच्ची के लिए। वो अपने अब्बू को अब वीडियोज़ में देखती है, पुराने वीडियोज़ में अपने अब्बू के साथ में वो मेकअप कर रही है, अपने अब्बू को वो मेकअप कर रही है, अपने अब्बू की दाढ़ी में चोटियाँ बना रही है, अपने अब्बू को अब छोटी सी चाय बना कर अपने कप में, छोटे छोटे कपों में चाय बना के पिला रही है। तो वो सब चीज़ें वो वीडियोज़ में देख रही है, और जब उसके अब्बू अब बाहर आएंगे तो वो बड़ी हो गई है, वो उन खिलौनों से थोड़ा सा निकल के बाहर आ गए। तो वो वक्त जो उसके अब्बू ने मिस करा, क्योंकि खालिद ने मरियम को खाना काबा में रो रो के मांगा था, अल्लाह से बहुत मांगा था कि अल्लाह उनको मरियम दे। और जब वो खुद भी रोता है। अभी मरियम को रिसेंटली थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके फीवर चढ़ गया था। मैंने खालिद को नहीं बताई थी ये वाली बात, तो वो रात को रो के उठी थी अब्बू अब्बू करती हुई, और मैं उसको अब्बू कहाँ से ला के देती, क्योंकि वो हमेशा से अपने अब्बू के पास सोती थी, अपने अब्बू को लिपट के सोती थी। तो एक एक चीज़ होती है, अब हर चीज़ नहीं बयान हो पाती। एक एक पल उनके बिना हम घर में क्या बना रहे हैं, वो किस तरीके का खाना खा रहे हैं, वो मुझसे कभी पूछते हैं क्या बनाया आज तुमने, तो हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हम उन्हें ये तक भी बता दें कि हमने दाल बनाई है, क्योंकि वहाँ की दाल में और यहाँ की दाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की चाय में यहाँ की चाय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ दाल के नाम पे पानी दिया जाता है, रोटियों के नाम पे कच्चा आटा दिया जाता है, आपको खाना हो खाओ, नहीं खाना मत खाओ। तो बहुत हालात है, बहुत बुरे, बिल्कुल बहुत बुरे दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं वो तमाम परिवार जिनके लोग अपने UAPA में दिल्ली दंगों के बाद से, और वो लोग जो कि CA-NRC से जुड़े हुए थे, जो आवाज़ बन रहे थे पूरे देश की, जो मुखालफत कर रहे थे उन काले कानूनों की, आज उनके परिवार जिस तरीक़े की स्थिति से गुज़र रहे हैं वो वाकई दर्द बयान नहीं किया जा सकता लफ्ज़ों में। जैसा कुछ आपने सुना अभी नरगिस सैफ़ी को, खालिद सैफ़ी के मुतालिक, चाहे जेल में मिलने जाने से लेकर के टेलीफोनिक बात हो, या फिर उसके अलावा कोर्ट में पेशी के दौरान, या फिर जिस तरीके के हालात उनकी तबीयत को लेकर के बता रही हैं, या जेल की जो स्थिति है खाने से लेकर पहनने रहने तक बहुत बुरे हैं। और जिस तरह छोटी सी बेटी जो उस वक्त आप सोचिए महज 6 साल की थी, अब खालिद को गए हुए तकरीबन 3 साल हो जाएंगे, जब लौट कर के आएंगे पता नहीं कितना वक्त हो जाए। नाउम्मीद नहीं है, इंसाफ की सबको उम्मीद है, और उम्मीद की भी जानी चाहिए। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जो हौसले और जिस जज्बे के साथ ये तमाम परिवार
खड़े हुए हैं, इन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ज़रूरत है आपके साथ की, आपकी दुआओं की भी। आप लोग हमारे साथ इस ख़ास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। सलाम साथियों, जैसा कि आप सब हमारी परेशानी के बारे में तो जानते ही हैं, पर आज जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आऊँ। चाहती तो मैं लिख भी सकती थी, पर लिखने का इतना कोई असर होता नहीं है क्योंकि आप लोग हमारी फीलिंग्स नहीं समझ पाते हैं, लिखने में क्या फीलिंग्स है। अभी थोड़ी देर पहले खालिद का कॉल आया था। खालिद का 2-3 दिन से कॉल नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि उनका कॉल क्यों नहीं आया। ये एक 5 मिनट कॉल होता है, मैं बहुत क्लियर करके सबको बता रही हूँ। 5 मिनट कॉल होता है जो कि जेल अथॉरिटी की तरफ से ही आता है। तो 2-3 दिन से वो कॉल नहीं आ रहा था, तो मैं इस वजह से परेशान थी कि क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा। हो सकता है फ़ोन ख़राब हो, कई बार जेल का फ़ोन ख़राब होता है तो 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन फ़ोन नहीं आता। पर आज जब उनका फ़ोन आया तो वो बहुत घबराए हुए थे। उनकी आवाज़ में दर्द, घबराहट और बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। वो आज खालिद की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है, 400 के आसपास उनका शुगर हो रहा है, जो कि कभी नहीं होता। खालिद का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको 3-4 दिन से फीवर है, कल रात से वॉमिटिंग है, लूज मोशन लगे हुए, 3-4 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। जेल की कैंटीन में कुछ नहीं मिल रहा और जेल का खाना खाने लायक नहीं होता। बहुत तकलीफ में वो, उनको वहाँ पे कोई इलाज मुहैया नहीं हो रहा है, उनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है। उनको बार बार फीवर की दवाई दे के बोल दिया जाता है कि ये खा लो, ये खा लो। कोई दवाई नहीं है, कोई तबीयत उनकी देख रेख के लिए कोई नहीं है, कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल जो भी उन लोगों ने जेल के अंदर बना रखे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई इंसान इतनी तकलीफ में है कि अब कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग उनके लिए। मेरे हाथ जोड़कर जेल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को इलाज मुहैया करवा दीजिए प्लीज़। और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। मेरे लिए मेरे शौहर के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में।